इधर बंगलौर में नैनिका 2 दिनों तक होटल में रह चुकी थी, इसलिए अब उसे वापस अपने डैड के बंगले पर लौटना था, या यहाँ से जाने का एक कारण मानवीर भी हो सकता था उसके लिए। लेकिन जब अपने बैग को पैक कर लेने के बाद वो कमरे से निकलने लगी, तभी उसकी नजर अपने कमरे के बाहर खड़े मनवीर पर पड़ी। उसके हल्की लाल आंखों और चेहरे की निरस्ता को देखते हुए उसे ये अंदाजा लगाने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा कि मनवीर ने पिछली रात को उसी एक जगह खड़े होकर बिताया है। इधर नैनिका को बाहर निकलते देख मनवीर की आंखें तुरंत ही चमक उठी और उसने अपने नम पड़ चुके पैर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि उसके पैर में इस वक्त जरा भी जान महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने रिश्ते के बदतर हालत और नैनिका को छोड़ देने की वजह से खुद में ही घुटता जा रहा था। वो भले ही रात भर उस जगह पर खड़ा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ नैनिका और उसके बच्चे के आसपास ही घूम रहा था। अपने चेहरे पर ग्लानि लिए जब वो नैनिका के सामने खड़ा हुआ, तो अनायास ही उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने अपने हाथ को उठाकर नैनिका के चेहरे तक बढ़ाया। लेकिन इसके बदले में नैनिका ने शून्य भाव से अपने कदमों को पीछे कर लिया और बिना लय के ही कहा, मुझे पता है तुम्हें 1 साल पहले किए गए अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1 साल पहले मेरा बुरा वक्त चल रहा था और उस बुरे वक्त में मैंने जान लिया कि मुझसे प्यार करने वाले लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। शायद भगवान लोगों की जिंदगी में बुरा दिन इसलिए ही भेजते हैं। नैनी। मनवीर ने एक गहरी और उदासीनता में लिप्त आह के साथ उसका नाम लिया। ये ऐसा था जैसे नैनिका का ये सख्त दिखावा उसके दिल को चोट पहुंचा रहा था, जिस पर नैनिका ने अपने हथेली को आगे कर उसे रुकने का इशारा किया और वापस कहने लगी, रहने दो ना मनवीर, बस रहने देते हैं सब कुछ। हम मान लेते हैं कि हमारा साथ उस बच्चे की मौत तक ही था। बहुत रो लिया मैंने तुम्हारे लिए, बहुत बर्बाद किया अपने आप को तुम्हारे पीछे। अब मैं शुरू से शुरू करूंगी, पर इस बार मोहब्बत नहीं करूंगी किसी से। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद नैनिका ने अपनी पलकों को नीचे कर लिया ताकि उसके दिल की तकलीफों को बयां करते उसके आंसुओं पर मनवीर की दयनीय नजरें ना पड़ सके और वो खुद को मजबूत दिखाते हुए वहाँ से निकल जाए। हालांकि वो इतनी भी अच्छी नहीं थी इन सब में, इसलिए उसके आवाज की हल्की कंपन मात्र से ही मनवीर को ये समझ आ गया कि वो रो रही थी। इसलिए जब नैनिका अपने छोटे से ट्रॉली बैग को खींचते हुए आगे बढ़ने लगी, तब मनवीर ने शीघ्रता से नैनिका को पीछे से आलिंगन किया और उसके कमर के चारों ओर अपने हाथों को फंसाकर बेचैनी से भरी आवाज में कहने लगा, मैं अपनी हर मिस्टेक सुधारना चाहता हूँ, एक चांस नहीं दोगी प्लीज? नहीं, मेरे पास एक और बार दिल तोड़ने के लिए दिल नहीं बचा। मैं अपना सब कुछ खोकर जीना सीख चुकी हूँ और मैं आगे की जिंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, बिना किसी के सहारे के। इतना कहने के बाद नैनिका ने जबरदस्ती से उसके दोनों हाथों पर दबाव बनाकर उसे खुद से अलग किया और अपने आंसुओं को पलकों और आंखों के बीच से पोंछा। एक पल तक गहरी और व्यथा से भरी सांसों को भरते हुए उसने खुद के दिल में उठे जज्बात की अजीब सी लहर को नियंत्रण किया और मुड़ फिरकर एकटक मनवीर को देखने लगी। उसके नीरस चेहरे को देख अगले ही पल उसने अपने गर्दन में पहने स्वनिर्मित लॉकेट को खुद से अलग किया और अपने एंडियो को आहिस्ते से उठाकर उस लॉकेट को मनवीर के गले में पहना दिया। अपने पंजों को नीचे करने के बाद उसने उस लॉकेट को नजर भर देखा, जो कि अब मनवीर के गले में चमक रहा था। अपने चेहरे पर एक नकली खुशी से भरी मुस्कान को बनाते हुए उसने कहा, मनवीर, तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट। तुम्हारे बाद मैंने दिन रात सिर्फ इसे ही देखा है, लेकिन इसे अपनी होने वाली बीबी के नजरों से बचा कर रखना, क्योंकि इसमें हमारे प्यार की नन्ही सी तस्वीर है और बस खुशी से जीना। ऐसा कहते हुए वो मुड़ी और जाने के लिए कदम लेने से पहले एक बार फिर से बोली, मुंबई आने पर दोबारा मुझसे मिलने मत आना, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख कर जी नहीं पाऊंगी। इतना सुनने के बाद मनवीर की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया और उसी धुंधलेपन में लिपटे हुए उसने नैनिका को एक एक कदम के साथ खुद से दूर जाते देखा।
हालांकि वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन बेप्सी से देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने 1 साल पहले गलती की थी। इसलिए उसे आगे बढ़कर नैनिका को हक से रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो बस चुप था अपने तकलीफों को सहते हुए। इधर मुंबई में चूंकि आज वीकेंड था, इसलिए आरोही को ऑफिस नहीं जाना था, जिसकी वजह से वो अपने कमरे के अव्यवस्थित बिस्तर पर किसी आलसी बिल्ली के भांति पसरी हुई थी। हालांकि वो जाग रही थी, लेकिन उसे बेड से हिलने का मन नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने फोन के रिंग करने की आवाज आई और उसने फोन को उठाकर उसके स्क्रीन को घुरा। वहाँ स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम साफ लिखा हुआ था, प्रेम। कॉल को जल्दी से रिसीव करने के बाद आरोही ने उत्सुक भाव से कहा, हाँ हेलो प्रेम, उठ गई थी क्या? बड़ी जल्दी कॉल रिसीव कर लिया। फोन के दूसरी तरफ से प्रेम की हंसने की आवाज आई। हाँ उठ गई थी, लेकिन तुम्हारी कोई बात सुनने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? आज वीकेंड है। आज मैं अपने कमाई के आधे हिस्से को उड़ाऊंगी और तुम देखना कि एक अमीर लड़की कैसे पैसे खर्च करती है। आरोही बेड पर उठकर सीधा बैठते हुए बोली, ठीक है रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ। छुट्टी खत्म होने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, इसलिए लेट मत करना, मेरे लिए हर एक पल कीमती है, प्रेम ने कहा। ओके, मेरा इंतजार करो, मैं बस 10 मिनट में आई। इतना कहने के बाद आरोही ने फोन को डिस्कनेक्ट किया और अपने शरीर को दाएं बाएं मोड़ने के बाद उठकर खड़ी हो गई। 10 मिनट बाद आरोही ने शावर लेकर अपनी सबसे पसंदीदा सफेद सिल्क की लॉन्ग फ्रॉक और उसके ऊपर जैकेट पहन ली और रोज से थोड़ा ज्यादा मेकअप करके रूम के बाहर निकल आई। उसके मेकअप और नई ड्रेस को देख उसकी मामी जी ने उसे बाहर निकलने से पहले टोका, कहाँ चली सवारी? इतवार के दिन भी घर पर टिकने का मन नहीं करता, बिना माँ के पली हो तो क्या जरा भी सभ्य नहीं रहोगी? दरवाजे से निकलने से पहले अपनी मामी द्वारा टोके जाने पर आरोही ने अपने शरीर को उनकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मामी जी जा रही थी शॉपिंग पर? त्योहार कितने करीब है, आपके लिए कितनी सारी साड़ी खरीदनी है? आरोही इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी मामी जी बीच में ही चिल्ला पड़ी, शॉपिंग? तू मेरे लिए काहे साड़ी खरीदेगी? तू 10 मिनट रुक, हम अभी तैयार होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं। अपनी मामी को कमरे के अंदर जाता देख आरोही कुछ 2 मिनट वहीं खड़ी उनसे पीछा छुड़ाने का उपाय सोचती रही। चूँकि वो प्रेम के साथ शॉपिंग पर जा रही थी, इसलिए वो अपनी मामी को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी मामी उसे एक लड़के के साथ घूमती हुई दिखेंगी तो अजीब सी प्रतिक्रिया देंगी। इसलिए वो बिना आहट किए घर के मेन गेट से निकल गई और प्रेम की कार के करीब तक जाने के लिए तेजी से दौड़ने लगी। प्रेम जो कि अपने कार में बैठा उसे उस सफेद सी ड्रेस में दौड़ते हुए देख रहा था। अचानक उसकी दिल की धड़कनें सामान्य से अधिक गति पकड़ने लगी और उसकी आंखें अभिलाषी चमक लिए हुए आरोही के चेहरे की शरारती मुस्कान पर जा टिकी। बचपन के दिनों से ही प्रेम ने सिर्फ एक लड़की को ही देखा और अपना वक्त दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरोही थी। हालांकि उसने कभी भी उसे एक दोस्त से ज्यादा ट्रीट नहीं किया, लेकिन जब वो अपने एयर फोर्स के जॉब के लिए इंदौर से जाने लगा, तब उसे ये एहसास हुआ कि आरोही उसके लिए कितनी मायने रखती है और वो उसे अपने हर पल में कितना मिस करता था। इधर तेजी से दौड़ने की वजह से आरोही कार तक जल्दी पहुंच गई और हाँफते हुए शीशे पर नॉक करने लगी, जिससे प्रेम तुरंत ही अपने सभी प्यारे ख्याल से बाहर निकल आया और दरवाजे को खोलकर आरोही से बैठने को कह दिया। क्या बात है, आज मेरी बगल में बैठी लड़की बचपन की तरह बदसूरत नहीं लग रही? क्या ये सब मेरे लिए है? आरोही को अपने कार में रखी पानी के बोतल को पास करते हुए प्रेम ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं सपने में भी ना सजूं, ये तो किसी और के लिए है। शॉपिंग पर जाने से पहले मुझे आदित्य मेंशन जाना है, नक्श का कुछ फाइलों पर सिग्नेचर चाहिए। मैं तो बस उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी सुंदर हूँ। आरोही अपने बालों को पीछे समेटते हुए बोली। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
आरोही की बात को सुनते हुए प्रेम ने महसूस किया कि आरोही नक्श नाम के लड़के से काफी प्रभावित है और उसी के लिए रेडी हुई है। इसलिए उसने तुरंत ही कार को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया और अपने दिल के डर को सवालों में लपेटकर आरोही से पूछना शुरू कर दिया। नक्श कौन? तुम उसे दिखाने के लिए रेडी क्यों हुई हो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? क्या ये सब कुछ मेरे जाने के बाद से शुरू हुआ है? आरोही ने हैरानी से कहा। ये किस तरह का रिएक्शन है? नक्श अब तक तो ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ऐसा लगता है ना ही कभी होंगे। वो बहुत अलग है। वो सिर्फ मुझसे लड़ते हैं। वो कभी मुझे स्पेशल महसूस नहीं कराते। ये बात और कि उनके साथ मैंने अपना पहला किस शेयर किया था। तो तुमने उसे किस भी किया है? प्रेम अचंभे से चिल्लाया। आरोही जल्दी से अपने शब्दों को बदलते हुए बोली। वो एक बार गलती से हो गई थी, लेकिन नक्श के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारे लिए तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन से लग रहा है कि वो किस तुम्हारे लिए सब कुछ है। प्रेम उदास भाव से बोला। वो मेरे दिल के एक खास जगह लिए हुए है। मैं नक्श और उनके करीब होने के एहसास को भूल नहीं पाती, आरोही ने कहा। आरोही के इन सभी बातों से प्रेम कंफर्म हो गया कि वो नक्श से प्यार करती है। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी नुकीले खंजर के ऊपर रख दिया गया हो और उसने अपने बचपन के सबसे अनमोल खजाने को खो दिया हो। हालांकि उसने आरोही को अपने दुखते दिल के तकलीफ जाहिर नहीं होने दी और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोला, मुझे नक्श से नहीं मिलाओगी। मैं भी अपने दोस्त के प्यार को देखना चाहता हूँ। मिलाऊंगी। पहले आदित्य मेंशन चलते हैं, मैं रास्ता बताती हूँ, आरोही ने निर्विकार भाव से कहा। इधर बंगलौर में सुबह जिस पल अयांश ने अपनी आंखें खोली, उसने एकांशी की ओर देखा जो अभी भी उसके बाहों में ही थी। वो अब भी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए बिना झिझके वो उसके चेहरे को सहलाने के लिए आगे पहुंच गया और तब उसे अपनी उंगलियों के नीचे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। जब उसने एकांशी के चेहरे के हिस्से को छुआ, तब कहीं जाकर उसे इस बात का विश्वास हुआ कि वो बिना कोई नफरत के भाव के पूरी रात एकांशी को अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। ये उसके लिए नया और अनोखा अनुभव था। एक गर्माहट भरे प्यार का एहसास उसके पूरे जिस्म को जैसे जकड़ने सा लगा था। अयांश अपनी जिंदगी में कभी भी भावुक इंसान नहीं रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में नमी साफ तौर से दिखाई पड़ रही थी। जब से वो सोकर उठा था, तब से बस एकांशी को ही घूर रहा था, जैसे कि वो उसे पा नहीं सकता था। पिछली रात को अयांश ने खुद ही उसे अपने बाह के ऊपर सुलाया था और वो पूरी रात उसी पोजीशन में रहे थे, इसलिए उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लगभग 10 मिनट तक एकांशी को यूं ही देखते रहने के बाद अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। तब अयांश ने सावधानी से उसके सिर को अपनी बाह से उठाया। उसके सिर को तकिए पर रखकर वो उसके माथे पर एक प्यार भरा किस देकर अपने फोन के साथ बेड से उठ गया। चूंकि फोन पर राघव ने उसे बताया कि एकांशी का बैग मिल गया है, इसलिए अयांश मिसेस सेन से मिलने और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी हो गया। रूम से बाहर जाने से पहले उसने एकांशी के उठने पर खाने के लिए कुछ डिशेज का ऑर्डर किया और उसे थर्मोफिल में रख दिया और आखिरकार रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन वो रूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसे पिछली रात में एकांशी द्वारा लिया गया वादा याद आ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे एकांशी ने उससे कहा था कि जब वो रात साथ में बिताते हैं और सुबह नींद से जागने पर वो उसे अपने बगल में नहीं देखती, तब उसे रोना आता है। इसलिए अनिक्षा के साथ ही सही, लेकिन वो वापस बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने एकांशी के मासूम से सोते हुए चेहरे पर एक नजर डाली और अगले ही पल अपने लंबे कदमों के साथ बेड तक बढ़ चला और फिर नीचे टाइल्स पर घुटनों के बल बैठकर उसने बेड पर सोती एकांशी के ऊपर कंबल को ठीक किया और थोड़ा हेजिटेट करते हुए मध्यम सी आवाज में बोला, मैं मिसेस सेन को प्रोजेक्ट डिटेल्स देने जा रहा हूँ। उठने के बाद मुझे अपने बगल में ना देखकर रोने की जरूरत नहीं है। इतना ही अयांश ने इतनी मध्यम सी आवाज में कहा था कि सोई हुई एकांशी उसकी आवाज से जाग भी नहीं पाई।
शायद वो उसे ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो उसकी बात मान रहा है। हालांकि वो उसके साथ किए अपने पहले वादे को भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके सामने बैठकर धीरे आवाज में ही सही लेकिन बताया कि वो उसे छोड़कर नहीं जा रहा। एकांशी सुबह के 10 बजे तक सोती रही, लेकिन जब वो उठी उसे अपना शरीर कमजोर और दर्द में महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दूसरी तरफ करवट लिया। उसने ब्लैंकेट को पकड़कर गले लगा लिया और आराम करने के लिए वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन 5 सेकंड के बाद ही उसने ये महसूस किया कि उसके शरीर के साथ साथ उसका सिर भी काफी दर्द कर रहा है। अचानक उसे कल दिन में हुई सारी घटना याद आ गई और उसे ये भी याद आने लगा कि कैसे अयांश ने उसे उन लड़कों के बीच से बचाया था। सभी घटनाओं को क्रम से याद करने के बाद एकांशी सिर्फ बेहोश होने तक की बात ही साफ तौर से याद कर पाई। हालांकि उसके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर और बातें भी उभर रही थी जो धुंधली और धीमी थी। चूंकि उसके सिर और बॉडी में दर्द था, इसलिए वो ज्यादा देर इस बारे में सोच ना पाई और सभी बातों को पीछे छोड़कर उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो थोड़ा हिलती उससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर में उसके कपड़े के बजाय अयांश का शर्ट है। कुछ पल रुकने के बाद उसने ब्लैंकेट को हटाकर एक बार और खुद के शरीर पर नजर डाला। वो समझ नहीं पाई कि उसने ये क्यों पहना था। हालांकि उसके दिमाग में ये बात जरूर आ गई कि कल रात अयांश और उसके बीच जरूर कुछ हुआ था। कुछ हल्का दबाव अपने सिर पर डालने पर उसके मन की गहराई में बसी अयांश की कीमत वाली बात बिल्कुल साफ हो गई। उसे अयांश का करीबी चेहरा और उसका ये कहना कि वो अब उसके और अपने नजदीकियों की कोई कीमत नहीं लगाएगा, एकांशी स्पष्ट रूप से याद कर पा रही थी और अब उसे यकीन हो गया कि उसने ये बात अयांश के मुंह से सच में सुना है। ये किसी भी तरह से ख्वाब नहीं है। उसे याद करते ही उसने सोचा कि ये शब्द दुनिया में उसके सुने जाने वाले सबसे सुंदर शब्द थे, मधुर शब्दों की तुलना भी जिनसे नहीं की जा सकती थी। वहीं बैठे हुए वो अयांश के इस बात से जितनी खुश थी उतना ही उलझ भी गई थी, क्योंकि नशे के दौरान अगर वो अयांश को बहका भी रही होगी तब भी अयांश जैसा सख्त दिल इंसान कभी ना पिघलेगा, चाहे वो उस वक्त होश में नहीं थी। लेकिन उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें अयांश पूरी तरह शांत और सौम्य था। उसने किसी भी तरह से गुस्सा या नफरत नहीं दिखाया था। इन सब के बावजूद वो ये भी सोच रही थी कि अयांश ने जब सब कुछ अपने मर्जी से किया था तो वो इस वक्त उसके पास क्यों नहीं था? क्यों वो हर बार की तरह आज भी उसे छोड़कर चला गया था? एकांशी का दिमाग अपने आप में ही सोच की दौड़ लगाने लगा था, लेकिन काफी देर के बाद भी वो उसके इरादों का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए बिस्तर से उतरकर वो नहाने के लिए चली गई। शावर लेकर उसने अयांश के खरीदे कपड़ों में से एक नीले रंग का ड्रेस निकाला और उसे पहनकर रेडी हो गई। लिविंग रूम में आने पर उसने टेबल पर रखे नाश्ते को देखा। चूंकि वो काफी भूखी थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो टेबल तक दौड़ गई और नाश्ते के हर एक पैकेट को खोल लिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब वो बीती रात में हुई घटना को और भी याद करने की कोशिश करने लगी। वो कंफ्यूजन के साथ ही अपने मुंह में हर निवाले को डाल रही थी। तभी उसे एक कॉल आ गया जो कि राघव की तरफ से था। कॉल पर राघव ने उससे बताया कि उसका बैग उसके रूम नंबर 386 में है। अगर वो उठ गई है तो कमरे में जाकर बैग को ले ले। रूम की कार्ड की वही दरवाजे में फंसा हुआ है। वो होटल में मौजूद नहीं है, वरना वो खुद ही उसके रूम में बैग ले आता। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही एकांशी ने फोन को आराम से नीचे टेबल के ऊपर रखा और 2-3 निवाला और खाकर वहां से उठकर रूम के बाहर निकल गई। जब वो लिफ्ट तक पहुंची, उसने खुद को अयांश और कल रात की घटना के बारे में सोचने से रोका और लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हुए हल्की मंद मंद मुस्कान भरने लगी। तभी एक टिन की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और अंदर जाने के लिए उसने अपनी पलकों को उठा लिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर जैसे उसके दिल की धड़कनें ही रुक गई। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
इधर दूसरी तरफ अयांश मिसेस सेन से मीटिंग के दौरान भी एकांशी के बारे में ही सोच रहा था। कल रात की उसकी हरकतें, उसकी बातें और बदला लेने की उसकी अटपटी ख्वाहिशों की यादें अयांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए हुए थी, जो कि आम तौर पर कभी भी इतने लंबे समय के लिए नहीं टिकती थी। हालांकि वो अपने दिल के एक कोने से एकांशी को लेकर काफी परेशान भी था, इसलिए जब मीटिंग खत्म हुई तो तुरंत ही वो मिसेस सेन को अलविदा कहकर वहाँ से होटल के लिए निकल गया। उन लम्हों में उसे ये ख्याल सताने लगा कि वो उठने के बाद कैसा महसूस कर रही होगी। उसके सिर में दर्द तो नहीं हो रहा होगा ना, या फिर उस ड्रग्स का कोई और दूसरा साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ होगा ना उस पर। होटल पहुंचने पर वो बेचैन मन के साथ लंबे लंबे कदमों को उठाते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही उसने 4th फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया और दरवाजे के बंद होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो पाता उससे पहले ही उसे लिफ्ट के दरवाजे के बीच एक बाहर नजर आई, जिसके अगले ही पल दरवाजा खुल गया और उसकी नजर सामने खड़ी राजवी पर पड़ी। हर रोज की तरह आज भी राजवी ने खुद को छोटी ड्रेस और हेवी मेकअप के साथ ही तैयार किया था, इसलिए अयांश को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इसलिए पहली नजर के बाद उसने उसे दोबारा देखा तक नहीं और शून्य भाव के साथ वहीं एक जगह खड़ा रहा। अयांश की नजरों को अपने ऊपर दोबारा ना देखकर राजवी के चेहरे की चमक थोड़ी धूमिल हो गई, जिससे वो लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अयांश, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कह पाई थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोल दूं। कल रात उन लड़कों की वजह से मैं डर गई थी कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। जब भी आंखें बंद कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़के मेरे करीब ही खड़े हैं। इतना कहने के बाद उसने अयांश के चेहरे को देखा। वो अभी भी उससे दूर ही देख रहा था और ऐसे खड़ा था जैसे उस लिफ्ट में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अयांश के इस ठंडे रवैये से राजवी को अपने दिल में इंसल्ट की भावना महसूस हुई और इस बार उसने थोड़ी झड़प के साथ कहा, अयांश कम से कम मेरी तरफ देख तो लो, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी दोस्त को लेकर काफी लापरवाह हो। राजवी की ये बात सुनने के बाद अयांश की आंखें एकदम से सादी हो गई और उसने कड़वापन के साथ उसकी बात का जवाब दिया, दोस्त की हैसियत से मुझे जितना करना था उतना कर लिया है। खुद में मेरी वाइफ को ढूंढना बंद कर दो। तुम्हें मैंने कॉलेज में भी कहा था कि मैं तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे लेकर अपने दिमाग में सपने बुनना बंद कर दो। तुम कभी भी मेरे दिल तक नहीं पहुँच सकती। अयांश के शब्दों में शुरुआत और अंत तक सिर्फ कड़वाहट महसूस कर राजवी का दिल अंदर ही अंदर किसी शीशे के टुकड़े की तरह टूटने लगा। उसने उससे पिछले 15 सालों से प्यार किया था और वो कितनी आसानी से ये सब कह गया था जैसे उसके लिए वो कुछ भी नहीं थी। इसलिए अब तक उसकी आंखों की दीवानगी से भरी चमक गायब हो गई थी। हालांकि वो ज्यादा देर तक उदास ना रही और अगले ही पल बनावटी खुशी को जाहिर करते हुए बोली, ओ अयांश, तुम कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रहे हो। जब कॉलेज में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब तो मैं टीन एज में थी। मुझसे बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर मूव को अच्छे से समझता हूँ। अयांश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, जिस पर राजवी जबरदस्ती बनवटी हंसी हंसी। तभी उसकी जर अयांश के पहने टाई पर गई। आज उसकी टाई अजीब सी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में किसी बच्चे ने टाई को बस फंसा दिया हो। अयांश, तुम्हारे टाई को क्या हुआ? आज ये अजीब सा क्यों बांधी है तुमने? इतना कहते हुए उसने बात की रुख को दूसरी तरफ मोड़ा ताकि अयांश उस पर और अधिक ना भड़के और उनका दोस्ती का रिश्ता भी कहीं खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ अयांश जल्द से जल्द एकांशी के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए अब उसे राजवी की आवाज अपने कानों में चुभती हुई महसूस होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने लिफ्ट के स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद वापस से 4th फ्लोर का बटन दबा दिया और ऊपर की ओर बढ़ते लाल नंबरों को घूरना शुरू कर दिया। लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाने के लिए 20 से 30 सेकेंड का समय लगने वाला था।
जिसमें राजवी की नजर अयांश के हाथ पर पड़ चुकी थी। कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि अयांश के टाई का सही तरीके से ना बंधे होने का कारण उसका जख्मी हाथ है। इसलिए बिना देरी के उसने अयांश के बाह को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी ये हरकत इतनी अचानक थी कि अयांश इस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया और झटके के साथ उसकी तरफ घूम गया। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे से निकलकर जब एकांशी लिफ्ट तक पहुंची, उसने खुद को अयांश और कल रात की घटना के बारे में सोचने से रोका और लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हुए हल्की मंद मंद मुस्कान भरने लगी। तभी एक टिन की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और अंदर जाने के लिए उसने अपनी पलकों को उठा लिया। उसी पल अचानक उसकी नजरें लिफ्ट के अंदर खड़े वेल ड्रेस्ड अयांश और खूबसूरत सी लाल मिनी ड्रेस पहने राजवी पर पड़ी, जो कि अपनी एक हथेली को अयांश के सीने पर और दूसरी उसके गले के टाई पर रखी हुई थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। उन दोनों को इतने नजदीक खड़ा देख एकांशी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी काली आंखें एक पल को चौंक गई जब वो अयांश की गहरी सुंदर आंखों को देख रही थी। आमने सामने होते हुए भी दोनों में से किसी ने कुछ भी ना कहा। उसके बजाय दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एकांशी की नजरें दोनों तरफ एक एक बार घूम रही थी, जो साफ साफ उसके विचलित मन को दर्शा रही थी। और राजवी थी कि अयांश के करीब से हटने के विपरीत अपनी नजदीकियों को और बढ़ाने लगी, जो कि अयांश नोटिस भी नहीं कर रहा था, चूँकि उसका ध्यान एकांशी के मुरझाए चेहरे पर था। इसलिए शायद वो कुछ भी ना सोच सका था उस लम्हे में। हालांकि उसके आंखों के नीचे दहशत का संकेत जरूर दिखाई देने लगा था। कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़ा घबरा गया था कि एकांशी उसे और राजवी को इस तरह देखकर कुछ गलत सोच लेगी। इसलिए उसने राजवी को झटकते हुए उससे क्लियर करना चाहा और थोड़ी बेचैनी के साथ चिल्ला उठा, एकांशी। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, एकांशी जो कि उसके सामने एक मूर्ति की तरह दिख रही थी, अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा और अगले ही पल वो वहां से मुड़कर अपने रूम की तरफ दौड़ गई, जैसे कि उसे डर था कि अयांश आगे जो कुछ भी उससे कहने वाला था वो उसे अंदर तक तोड़ देगा। एकांशी का रिएक्शन अयांश को अजीब लगा। उसने साफ तौर से उसे निराश करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस पल में वो पूरी तरह से अपना विश्वास उस पर खो चुका था। इसलिए जब एकांशी वहां से दौड़ी तब लिफ्ट से बाहर निकलकर वो भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही राजवी ने उसके बाजू को पकड़ लिया और अपनी हाई हील्स में चलते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अयांश, तुम तो अपनी वाइफ के लिए काफी पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकांशी तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस महसूस करती है या वो तुम्हें लेकर पॉजिटिव है। देखा, उसने एक सवाल तक नहीं किया तुमसे, बल्कि यहाँ से भाग गई जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजवी मुस्कुराते हुए उसकी टाई को ठीक करती रही और अयांश के दिमाग में ये बात डालने लगी कि एकांशी को उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अयांश एकांशी को हर चीज क्लियर करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने राजवी की बात पर इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया और अपने सामने से उसे हटाने के लिए लगभग धक्का देते हुए वहां से रूम की तरफ बढ़ गया। एकांशी कमरे में आने से पहले बहुत देर तक दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी रही। उसने अपने फोन पर उंगलियों को कसा और अगले ही पल अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को खोल लिया और अंदर आ गई। उसके दिमाग में राजवी के द्वारा एयरपोर्ट पर कही गई हर बात दोबारा से घूमना शुरू हो गई। राजवी के उस वक्त के कहे प्रत्येक शब्द उसके दिमाग में विस्फोटक की तरह बार बार असर डाल रहे थे। जब उसने ये इमेजिन किया कि अयांश जितनी भी रात उसके साथ नहीं रहा, वो सभी रातें उसने राजवी को अपनी बाहों में भरकर बिताई होगी, तब उसका हाथ थोड़ा कांप गया और फोन उसके हाथ से छूटकर उसके पैर पर ही गिर गया। उसकी नाजुक सफेद त्वचा अचानक से लाल होना शुरू हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद इसकी एकमात्र वजह उसके दिमाग में चल रही बातें थी।
जो उसे अपने पैरों की तरफ ध्यान देने से रोक रही थी। पिछली रात में वो उसके साथ सोया था, यहाँ तक उसने उससे ये तक कहा था कि वो अपने रिश्ते की कीमत नहीं लगाना चाहता, जिससे सुबह उठने पर एकांशी को लगा था कि अयांश उनके रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता है। फिर वो क्यों दूसरी औरत को पकड़े हुए था उस लिफ्ट में। उसका दिल जितना ही अयांश पर यकीन करने को कह रहा था, उसका दिमाग उतना ही इस बात को इनकार करने और अयांश के मन में राजवी के लिए कोई खास जगह के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था। अंतिम में उसने अपने मन को झूठी तसल्ली देने के लिए होंठों ही होंठों में खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं राजवी की बात पर यकीन करके अयांश पर शक नहीं कर सकती। उनका नेचर प्यार करने वाला नहीं है, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, फिर राजवी से प्यार क्यों करेंगे। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरी और खुद को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो जितना इन सब के बारे में सोचने से खुद को रोक रही थी, उसके ख्याल उतने ही उस ओर भाग रहे थे। आखिरकार वो सोफे के एक किनारे बैठ गई, जैसे कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। उस खाली बेडरूम के चारों वो देखने लगी, उसका दिल एक दहशत से भरने लगा था। एक ही समय में अयांश पर विश्वास करने और विश्वास न करने के दो ख्याल उसके अंतर्मन में काफी देर तक लड़ते रहे और फिर तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की तेज आवाज उसके कानों में पड़ गई। अपने सिर को हल्का घुमाने पर उसने वहां अयांश को खड़ा देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह ही ऐसी थी, जिन्हें देखकर एकांशी कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाई और धीरे धीरे वहां से उठकर अपनी पलकों को गिराने लगी, जैसे कि वो अयांश की बातों को सुनने से बचना चाहती थी, राजवी और उसके रिलेशन के कंफर्मेशन को सुनने से खुद को बचाना चाहती थी। इसलिए जब अयांश कुछ कहने के लिए अपने होठों को हरकत में ले आया, तब उसके शब्द सुनने से पहले ही एकांशी झट से बोल उठी, ताकि अयांश कोई ऐसी बात ना कह दे जो उसके दिल को चकनाचूर करके रख दे। कल रात बिताए हमारी नजदीकियों की इस बार क्या कीमत लगाई है आपने? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश के शब्द सुनने से पहले ही एकांशी झट से बोल उठी, ताकि अयांश कोई ऐसी बात ना कह दे जो उसके दिल को चकनाचूर करके रख दे। कल रात बिताए हमारी नजदीकियों की इस बार क्या कीमत लगाई है आपने? जब अयांश ने उसकी ये बात सुनी, उसकी आंखों में एक अनजानापन दिखाई देने लगा, जैसे उसने कभी ये सब कुछ शुरू ही नहीं किया था। एकांशी के सवाल के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें ठंडी पड़ गई और उसकी भौहें तन गई। ये ऐसा था जैसे उसके दिमाग में अचानक से कुछ याद आ गया हो। कल रात में कही गई उसकी बात एकांशी भूल गई थी। इस बात का अंदेशा तो उसके सवाल से ही लगाया जा सकता था। हालांकि अयांश के मन में ये बात एक कामना की तरह रह गई कि काश उसे सब कुछ याद होता, जो कुछ भी उसने उन प्यार से भरे लम्हों में कहा था। इसलिए उसने अपने सिर को थोड़ा हिलाया और अपने सामने खड़ी छोटी कद वाली लड़की से सपाट लेकिन कर्कश भाव से पूछा, हर बार मैं खुद ही ये तय करता हूँ कि तुम्हें क्या देना चाहिए, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हारी इच्छाओं के बारे में भी पूछना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या कीमत चाहिए? एकांशी चुप थी, उसका सिर अब भी फर्श पर ही गड़ा हुआ था। उसे अयांश के इतने अजीब से जवाब पर समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। इस वक्त उसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत चरितार्थ होती साफ समझ आ रही थी, जिसकी वजह से उसने कुछ भी बोलने से पहले काफी लंबा समय लिया और आखिरकार अपने हमेशा की तरफ शांत और मीठी सी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा, अयांश ने उसे जवाब दिया, जैसे कि वो उसे सुन रहा था। उसके इस रिएक्शन ने एकांशी को थोड़ा और सहज महसूस करवाया, जिससे पहले हकलाने के बाद उसने अब और अधिक सरलता से कहना शुरू किया, कल मुझे उन लड़कों से बचाने के लिए थैंक यू और सॉरी भी, मेरी वजह से। मेरा मतलब है मुझे ढूंढने में आपका काफी वक्त बर्बाद हो गया होगा। इतना कहते हुए एकांशी ने अपने सिर को ऊपर करके अयांश को नजर भर देखा
उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडी रूहानियत तारी थी। हालांकि उसके आंखों के बीच में छाई सुकून उसे ये बता रही थी अप्रत्यक्ष रूप से कि उसका मूड ठीक ही था। इसलिए उसने अपने आंखों को वापस से इधर उधर भटकाना शुरू किया और एक बार फिर कमरे की खामोशी में खलल डालते हुए कहने लगी, कल रात कमरे में आने के बाद क्या मैंने आपको परेशान किया? एकांशी को वास्तविक बेचैनी की तुलना में अयांश शांत और संयमित दिखाई दे रहा था, इतना कि जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं हो। तुम मुझे कितना परेशान कर सकती हो? हाँ, ये सवाल करने के साथ ही अयांश ने अपने कदम को एकांशी की तरफ कुछ आगे बढ़ाया और जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तब ये नोटिस किया कि उसके आगे बढ़ने के साथ ही एकांशी अपने कदम पीछे की तरफ खींच रही है। वहीं दूसरी तरफ एकांशी उसके इस तरह करीब आने से अपने दिल में गर्माहट महसूस करने लगी, जिससे उसके गाल शर्म से थोड़े लाल हो गए। हालांकि उसकी नजरें अयांश पर अब भी टिक कर नहीं रह पा रही थी और वो लगातार अयांश को अपने सामने बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी, जिसके रिएक्शन में वो पीछे की तरफ चल रही थी। अपने कदमों को पीछे लेने के क्रम में वो कप प्रेसिडेंशियल स्वीट के एक दीवार से लगी, उसे खबर तक न हुई। हालांकि दीवार के विपरीत खुद को टकराते ही उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अचानक से गति को प्राप्त करने लगी है और अयांश ने अपने दोनों हाथों की मदद से उसे घेर भी लिया है। अयांश को एकांशी का विचलित मन साफ तौर पर समझ आ रहा था, लेकिन चूंकि वो कमरे में एकांशी को अपने और राजवी के साथ होने की बात क्लियर करने के लिए आया था, इसलिए उसने अपने गले के टाई की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है? ये कहते हुए उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसे ये जताना चाहा कि राजवी सिर्फ उसका टाई ठीक कर रही थी, उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इतनी नजदीकी बनाने के बाद अयांश का ये पूछना कि उसे टाई बांधनी आती है या नहीं, एकांशी को अचंभे में डालने लगा, जिससे उसने अज्ञानता से अपनी पलकों को उसकी तरफ उठाया और फिर एक क्या की आवाज के साथ उसे घूरना शुरू कर दिया, जिस पर अयांश ने एक बार फिर अपनी बात को सामान्य भाव से दोहराया, क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है? नहीं, एकांशी निराकार बोली और झट से अपने शरीर को नीचे झुका लिया ताकि वो उसके बाहों के नीचे से निकल जाए और अलग होने के बाद अपने अंदर कुछ सांस खींच सके। लेकिन अभी वो उसके बाह के नीचे से निकलकर सीधा खड़ी होने ही वाली थी कि उसी पल अयांश ने उसके नाजुक गोरी बाह को पकड़कर वापस से दरवाजे के सहारे टिकाते हुए एक हाथ को उठाकर उसके सिर के बिल्कुल बगल में दरवाजे पर ही टिका लिया। तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती या अपनी आदत की तरह मुझसे झूठ बोल रही हो? अपने हाई स्कूल के दौरान हर कोई टाई को बांधना सीख लेता है, क्या तुमने वहाँ ये नहीं सीखा? अयांश ने सामान्य से भी अधिक सहज कराने वाले लहजे के साथ पूछा। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला है और मैं सच कह रही हूँ, मुझे टाई बांधनी नहीं आती। हाई स्कूल के दौरान मेरी टाई मम्मा बांधा करती थी। एकांशी के मुंह से इतना सुनने के बाद अयांश उसे अवाक होकर लगातार देखे जा रहा था, जैसे उसने कुछ नया, कुछ अलग सा सुन लिया था। वहीं एकांशी को ऐसा लग रहा था जैसे अयांश ने ये समझ लिया था कि उसे कल रात की सारी बात याद थी, इसलिए वो उस वक्त से उसे बार बार उसे टीज कर रहा था और उससे सच सुनने के लिए अलग अलग पैतरे लगा रहा था। हालांकि एकांशी ने अपने शांत भाव से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अब भी वो उसे ना देखने का ही नाटक करती रही, जिस पर अयांश ने फिर सपाट लहजे में कहा, तो तुमने ये कभी नहीं किया? ठीक है, अभी इसे ट्राई करो। अयांश के एकाएक टाई बांधने की जिद को देख एकांशी और ज्यादा उलझ गई। ये पहली बार था जब अयांश आगे से आकर उससे कुछ करने को कह रहा था, वो भी कुछ ऐसा था जो उसे नहीं आता था। शायद इसीलिए उसने अपने होंठों को भींचकर एक दूसरे के ऊपर ही दबा लिया और आंखों में मासूमियत के भाव लिए उसकी तरफ ही देखने लगी, जिस पर अयांश ने एक गहरी सांस भरी और कहना शुरू किया, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें ये नहीं आता, लेकिन जैसे कि तुमने कल रात की कीमत मांगी और तुम्हारे खुद के ओर से कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे टाई बांधते हैं। इसे ही तुम कीमत की तरह ले सकती हो, इसे ही तुम कीमत की तरह ले सकती हो।
ये शब्द एकांशी के मन के भीतर फिर किसी पुराने घाव को कुरेदते हुए महसूस कराने लगे और अनायास ही उसके पांव थोड़े कांपते हुए ठंडे होने लगे। क्या कल रात उसके नशे में होने के समय उसने ये नहीं कहा था कि वो अब अपने इंटीमेसी का किसी भी तरह की कीमत नहीं लगाएगा? फिर वो क्यों टाई बांधने की फरमाइश को एक कीमत की तरह इस्तेमाल कर रहा था? अपने दिमाग में ख्यालों की बुनावट की वजह से अचानक एकांशी के दोनों भौहों के बीच कुछ लकीरें उभर आईं और उसका मन झल्लाहट से भरने लगा, जिसकी वजह से वो खींचते हुए बोल उठी, आप फिर से कीमत वाली बात हमारे बीच क्यों ला रहे हैं? कल रात आपने तो कहा था कि आप हमारे नजदीकी की कीमत नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एकांशी बिना ये ध्यान दिए कि उसने ही अयांश के रूम में आने पर कीमत की बात पूछी थी और ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि उसे कल रात की एक भी बात याद नहीं है, बेधड़क अपने मन की भड़ास निकालने लगी, जिस पर अयांश पहले तो चौंक गया क्योंकि अब उसके ये समझ में आ गया था कि एकांशी को शुरू से ही सब कुछ याद था, फिर भी वो भूलने का नाटक कर रही थी और उसे खुद में उलझा भी रखा था। तो कल रात की सारी बात तुम्हें याद है? क्या तुम्हें ये भी याद है कि तुमने मुझे रास्त? इतना कहते कहते अयांश एकदम से चुप हो गया और झट से एकांशी के बाह को छोड़कर उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए खड़ा होकर अपलक उसके ओर ही देखने लगा। उसकी आंखें सवालों से घिरी हुई थी, जिन्हें एक नजर देखने मात्र से ही एकांशी को एहसास हो रहा था जैसे वो उससे पूछ रहा हो कि अगर उसे ये बात पहले से ही याद थी तो वो सब भूलने का दिखावा क्यों कर रही थी? अयांश के इस खामोश सवाल से या शायद उसके आगे सब कुछ बिना सोचे बोल देने से एकांशी खुद के ऊपर ही दया महसूस करने लगी और अपने बेध्यानी से अपने जीभ को दांतों के नीचे कर दिया। कुछ पलों तक एक इस गंभीर माहौल में दूर दूर खड़े रहने के बाद अचानक एकांशी को कुछ सूझा और उसने टॉपिक को पूरी तरह बदलते हुए कहा, क्या मैंने सच में कल रात में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था और ये राज क्या है? अयांश उसकी बात का कटाक्ष कर जल्दबाजी में गले को साफ करते हुए बोला, कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कल रात के बारे में और मैंने कीमत ना लगाने वाली बात इसीलिए कही थी क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वैसे भी तुम ड्रग्स की वजह से एक्साइटेड थी, इसलिए उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एकांशी के मुंह से रास्क शब्द सुनते ही अयांश ने तेजी से उसे बीच में ही टोका, जैसे वो नहीं चाहता था कि एकांशी कल रात की बात और अधिक याद करने की कोशिश करे और फिर उसे ये याद आ जाएगी। पिछली रात में उसने उसकी सारी बात मानी थी और उसे खुद को सताने भी दिया था, बिल्कुल किसी प्रेमी जोड़े की तरह। वहीं दूसरी तरफ अयांश को पहली बार बिना रुके इतनी तेजी से एक्सप्लेनेशन देते देख एकांशी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्ट करे इस पर। क्योंकि अयांश का ये बर्ताव उसके प्रति नया था, इसलिए वो आगे कुछ बोलकर अपने इस अजीब लेकिन प्यारे से पल को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसकी बातों को सुनने के बाद उसके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम गया कि क्या कीमत ना लगाने वाली बात सिर्फ कल के लिए ही थी या आगे भी अयांश ऐसा कुछ नहीं करेगा। अयांश को खुद से दूर वैसे ही खड़ा देख एकांशी अब कुछ असहज होने लगी। उसकी नजरें अजीब सी भावनाओं को खुद में समाये हुए थी और ना जाने क्यों वो लगातार उसे ही घूरे जा रहा था, जिसे नोटिस करने के बाद एकांशी को महसूस हुआ कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसा कि वो टाई बांधने से इनकार कर चुकी थी, इसलिए ये बात तो साफ थी कि वो इसका इंतजार नहीं कर रहा था। फिर वो क्या चाहता है उससे? इस बारे में सोचते हुए एकांशी दरवाजे से थोड़ा अलग हुई और अयांश के सामने से भागने के लिए एक बहाने के बारे में सोचने लगी। अगले 2 मिनट बाद ही उसके दिमाग में कुछ याद आ गया, जिस पर वो थोड़ी उत्सुकता से बोली, राघव मेरा बैग ले आए हैं, मैं उनके रूम से वो ले आती हूँ। इतना कहने के बाद एकांशी ने अब और वहाँ रुकने की जहमत नहीं की और अयांश के बिल्कुल समीप से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन जब वो दरवाजे को खोलकर उससे बाहर निकलने लगी, उसी पल उसे अयांश के कदमों की आहट अपने पीछे से आती हुई महसूस हुई, जिसके अगले पल ही उसने अपने कलाई पर किसी की सख्त पकड़ को बनता हुआ महसूस किया।
कलाई को पकड़ने पर एकांशी मुड़कर अयांश को देख पाती। उससे पहले ही अयांश द्वारा उसे कमरे में वापस खींच लिया गया और एक धम्म की आवाज के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज के साथ ही एकांशी का दिल भी कांप गया और उसे एक लम्हे में ही पुरानी सारी बात याद आ गई, जिसकी वजह से उसे अपने शरीर में गर्म चिंगारी की लहर दौड़ती हुई महसूस होने लगी। हालांकि अयांश ने उसे ज्यादा देर तक कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया और उसकी कलाई को हल्के दबाव के साथ मोड़कर पीठ के सहारे लगाते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। क्या मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी टाई बांधनी है? अयांश हल्के से शांत और संयमित लहजे में बोला। हैरत में पड़ी एकांशी कुछ भी ना कह पाई और अपनी आंखों को सामान्य से अधिक फैलाए उसे ना समझी में देखने लगी। इस वक्त उसके बच्चे की तरह मासूम एक्सप्रेशन अयांश के दिल की धड़कनें तेज करने लगे और उसकी सांसें गहरी और गर्माहट से भरने होने लगी। तभी उसके कानों में एकांशी की मीठी धीमी सी आवाज गूंजी, जो को अपने होंठों के कोनों को थोड़ा मोड़े हुए उससे कह रही थी, आई स्वेर मुझे टाई बांधनी नहीं आती। ओके देन लेट मी टीच यू। तुम्हें सिर्फ मेरे निर्देशन को फॉलो करना है, जैसे मैं कहूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। ऐसा कहते हुए अयांश ने उसके कलाई को छोड़ दिया और अपने बेढंगे तरीके से बंधे टाई को पूरी तरह से खोलकर एकांशी के उलझे एक्सप्रेशन को एक बार फिर ऑब्जर्व किया और अगले ही पल अपने कंधे को थोड़ा झुकाकर एकांशी के हथेली को पकड़कर आगे करते हुए उसने अपने टाई को रख दिया। लेकिन चूंकि वो एकांशी के साथ कभी भी इतना निखालिस नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने इस जिद के पीछे का कारण उसे समझाया। और हाँ, इसे लेकर कुछ उल्टा मत सोचने लगना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ इंजर्ड हो गया है और मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रहा। इधर एकांशी का दिल उल्लास से इस कदर धड़क रहा था जैसे वो बस अब उसके मुंह से बाहर ही निकल जाएगा। एक पल को तो उसने ये सब कुछ एक ख्वाब मान लिया, इसलिए अयांश की तरफ देखने से पहले उसने अपने दूसरे हाथ की मदद से खुद के जांघ पर पिंच किया और इस बात को कंफर्म किया कि ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि सच में अयांश उसके साथ इतना नम्रता से पेश आ रहा था। हालांकि खुद के ऊपर पिंच करने से उसके पैर में जलन और एक तीखा दर्द जरूर उभर आया था, जिसकी वजह से उसने पहले तो अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन जल्दी ही उसके होंठ कुछ ऊपर को उठ गए और मुस्कुराते हुए उसने अयांश के टाई को अपनी मुट्ठी में भर लिया। एकांशी के चेहरे की लाली और शर्म से भरी मुस्कान देख अयांश सीधा खड़ा हुआ और एक छोटी मुस्कान के साथ उसे टाई बांधने को लेकर निर्देश देने लगा। पहले कुछ स्टेप बताने के बाद उसने उसे ट्राई करने को कहा, जिस पर एकांशी ने लगभग 2 मिनट तक हेजिटेट किया, पर जैसा कि वो इन सब से काफी खुश थी, उसे और अधिक देरी ना की और अपने एड़ियों को उठाने लगी ताकि वो आसानी से उसके गले तक पहुंच पाए। इधर अयांश ने भी ये आसानी से नोटिस कर लिया कि वो उसे टाई बांधने के लिए अपने एड़ियों का सहारा ले रही है, इसलिए उसने भी इस पर रिएक्ट किया और तेजी से उसके बाह को पकड़कर उसे किसी हल्की सी चीज की तरह उठा लिया और अगले ही पल खुद घूमकर उसे लिविंग में रखे टेबल पर खड़ा कर दिया। अचानक बिना किसी वार्निंग के अयांश द्वारा किए गए इस हरकत से एकांशी की सांसें उसके गले में ही कहीं अटक गई। उसकी धड़कनें तेज और तेज होती चली गई, जिससे वो अपनी पलकों को तेजी से बंद करते हुए खोलने लगी। तभी अयांश ने उसे कहा, ये ठीक है, अब तुम आसानी से बांध सकती हो। अयांश के इन शब्दों के कान में पड़ते ही एकांशी अपने अचानक लगे सदमे से बाहर निकल आई, लेकिन वो अब भी अपने मन के घबराहट से नहीं उभर पाई थी, इसलिए उसने टाई को अयांश के गले में फंसा तो दिया, लेकिन ये याद नहीं रख पाई कि अयांश ने सबसे पहले उसे क्या करने को कहा था और अनजाने में ही उसने उस टाई पर गांठ बांधकर तेजी से खींच दिया, जिससे वो गांठ सीधे जाकर अयांश के गले को कसने लगी। अचानक अपने गले पर कसाव महसूस कर अयांश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर रोका और खांसने भी लगा, जिस पर एकांशी और अधिक घबरा गई। आई एम सॉरी अयांश, मैंने ये जानकर नहीं किया। एकांशी अपनी आवाज के कंपन को कम करते हुए कहने लगी, जिस पर अयांश ने कुछ भी नहीं कहा और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट तक खांसने के बाद ही कहीं जाकर वो बोल पाया, लड़की क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं,
एकांशी झट से बोली और अपने सिर को नॉन स्टॉप ना में हिलाने लगी, जिसे देख अयांश ने अपने सिर को थोड़ा घुमाया और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगा। एक पल के बाद जब उसने अपने इमोशन को नियंत्रण में कर लिया, तब वो वापस मुड़ा और एकांशी की पतली उंगलियों को पकड़कर टाई को इधर उधर घुमाते हुए उसे सब कुछ समझाने लगा, ताकि वो शांत हो जाए और घबराना बंद कर दे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।